देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, मेरे साथ जुड़े हुए दर्शकों का और साथ ही साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले तमाम साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ही तय करते हैं कि आप किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और कार्यक्रम में सीधे लाइव अपने घरों से जुड़कर आप ही बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उससे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे शाहिद खान वाराणसी से, मेरे साथ जुड़ेंगे रजनीश सिंह प्रयागराज से, मेरे साथ जुड़ेंगे ओपी शर्मा साहब मेरठ से, मेरे साथ राहुल मौर्य इंदौर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किस विषय को आपने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बहस का मुद्दा लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर हिंसा पर सियासी संग्राम इतना क्यों बढ़ा? अभी की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त लखीमपुर खीरी जिले में हैं। वो किसानों से और उस पत्रकार के परिजन से मिलने जा रहे हैं जिनकी लखीमपुर हिंसा के अंदर मौत हो गई। लेकिन दिन भर आज इस मुद्दे पर सियासी ड्रामा होता रहा। प्रियंका गांधी को इस मसले पर लखीमपुर जाते हुए हिरासत में जाना पड़ा था, उन्हें एक अस्थायी जेल के अंदर भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन आज राहुल गांधी जब लखनऊ उतरे तो शासन और प्रशासन ने कह दिया कि यह बंदियोस्ती हो चुकी है, हालात सामान्य हैं। ऐसे में राहुल गांधी और उनके साथ चार लोग, क्योंकि 144 लगी है लखीमपुर खीरी जिले में, इसलिए कुल 5 लोग जा सकते हैं वहां पर हालात का जायजा लेने के लिए, पीड़ितों से मिलने के लिए। इसके बाद अब कल अखिलेश यादव भी वहां जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी वहां जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से पंजाब कांग्रेस के विधायक और जितने भी मंत्री हैं वो भी 10,000 गाड़ियों के काफिले के साथ कल मोहाली चौक से निकलेंगे लखीमपुर खीरी जाने के लिए। यानी राजनीतिक बवाल इस मसले पर बढ़ता जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अजय मिश्रा ने कहा कि न तो संगठन ने उनसे इस्तीफा देने को कहा है और न ही वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनका आरोप है कि जो कुछ भी हुआ है वो उसका सब सच सामने आ जाएगा। मेरे बेटे का इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि जब किसानों को कुचलने की बात कही जा रही है तब मेरे बेटा दंगल के अंदर शामिल था। हकीकत क्या है ये जांच में सामने आएगा। सरकार किसान संगठनों के साथ एक समझौता कर चुकी है, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। आज इसी पर बहस होगी कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो अगले कुछ महीनों में आने वाले हैं उसमें लखीमपुर खीरी कांड एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। दिन भर सियासत का हर रास्ता लखीमपुर तक जा रहा था। जैसे ही राजनीतिक दलों को यूपी प्रशासन से लखीमपुर खीरी जाने की हरी झंडी मिली, सभी विपक्षी नेताओं ने लखीमपुर का रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के बीच जमकर जुबानी जंग छिड़ी। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। ये सिस्टमिक अटैक ऑन जो फार्मर्स आप बता रहे हैं, सिस्टमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स हुआ है। एक सिस्टमिक तरीके से किसानों को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। सभी पार्टियों के 5-5 नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली, लेकिन राजनीति चरम पर तब पहुंची जब राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और पुलिस प्रशासन से रूट को लेकर नोकझोंक होने लगी। ये देखिए, ये है यूपी सरकार का परमिशन, देखिए जरा इधर। जबकि यूपी प्रशासन ने साफ किया था कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है।
देश की बहस में चर्चा है कि लखीमपुर हिंसा की गहन जांच जरूरी है या फिर केवल राजनीति चमकाने की। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या लखीमपुर कांड यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप शो के दौरान जो जवाब देंगे, कार्यक्रम के अंत में हम देश के बहस के दर्शकों की राय दिखाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके वोट दे सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी वोट दे सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ेंगे, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक जाने माने किसान रमणीक मान साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन गुरदीप सप्पल साहब जुड़ेंगे, मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के स्पोक्स पर्सन ही अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जगतार सिंह बाजवा साहब जो कि लखीमपुर खीरी होकर आए हैं वो जुड़ेंगे, और मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं 1-to-1 एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए चलता हूं प्रशांत कुमार जी के पास, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है और जिन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लखीमपुर खीरी कांड के बाद शांति लाने के लिए। उन्होंने किसान संगठनों के साथ समझौता किया था। प्रशांत जी, आपकी और किसान संगठन के जो नुमाइंदे थे वहां पर उनकी आपस में बातचीत हुई, बातचीत के बाद आप लोग एक समझौते तक भी पहुंचे और आपने मुआवजा राशि भी बांट दी और बाकी भी अपने कमिटमेंट पूरी कर रही है। लेकिन विपक्ष इस वक्त जो आरोप लगा रहा है, मैं कानूनी दृष्टि से आपसे जानना चाहता हूं कि किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, दोनों तरफ के, क्यों? सर्वप्रथम तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो वार्ता की थी और वो जो विक्टिम पक्ष थे उनसे की थी, और वहां पर जो भी लोग थे उन्होंने वहां जो किसान संगठन के नेता थे उनको ये जिम्मेदारी सौंपी। उसमें वहां पंथ के अन्य लोग भी मौजूद थे और सबकी सहमति से ही ये बात हुई थी। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 3 तारीख की शाम में हुई, जिसमें कि कुल 8 व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई और उसके बाद से स्थितियां वहां काफी भयावह और प्रतिकूल हो गई। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि सर्वप्रथम हम कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करें और उसके बाद से कोई कार्रवाई करें। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन स्तर से ये ट्वीट किया गया कि किसी भी हालत में जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और एक हाई पावर डेलीगेशन वहां भेजा गया। और जो चूंकि किसान पक्ष लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो मृतक किसान थे उनके शव के साथ, तो ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी वार्ता करके तो ये वार्ता की गई और उनके सहमति से चीजें वहां अनाउंसमेंट भी की गई, कुछ अनुदान भी दिया गया, उनकी न्यायिक जांच की भी डिमांड मानी गई, तथा जो भी उन लोगों ने लिख के दिया उस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद से वहां पंचायतनामा हुआ, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद से 3 शवों की अंत्येष्टि कल शाम को हो गई और एक परिजन को ये डाउट था पोस्टमार्टम के बारे में, तो उनकी बात को सर्वोपरि मानते हुए शासन के द्वारा एक 4 सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सकों का दल विशेष हेलीकॉप्टर से बहराइच भेजा गया, जहां दोबारा पोस्टमार्टम किया गया और उनके परिवारजन संतुष्ट होने के बाद से उन्होंने आज अंत्येष्टि अर्ली मॉर्निंग की। तो सभी शवों का निस्तारण सकुशल संपन्न कराया गया। इस बीच में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे स्टेट में सामान्य की गई और इस बीच में जो वहां के खीरी और बहराइच के जिला प्रशासन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को ना आने दिया जाए, इसके संबंध में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसके तहत लोगों को रोका गया। आज जब स्थितियां अनुकूल हुई तो राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के अनुरोध पे प्रत्येक राजनीतिक दल हो या प्रत्येक गुट के 4 या 5 लोगों को जाने की अनुमति दी गई, जिसमें सबका सहयोग मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक कमेटी बना दी गई है जो 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, उनके उस संबंध में
त्वरित गति से साक्ष्यों के संकलन के बारे में कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द ही हम लोग इस केस का पर्दाफाश करेंगे। और जैसा कि शासन के द्वारा पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा, तो हम इस केस में सही अभियुक्त को पकड़ के और कोर्ट में पेश करेंगे। आपने कहा सही अभियुक्त को पकड़कर कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन आपने बताया कि जो तहरीर दी गई उसी के आधार पर एफआईआर हुई है। ऐसे में जो एफआईआर में नामित है, जिनका नाम एफआईआर में है, आशीष मिश्रा, जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी न होने का कारण, चूंकि वो नामजद अपराधी है, तो क्या गिरफ्तारी निश्चित है? माफ कीजिएगा, निश्चित पूछ रहा हूं मैं, क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे मामले में? विवेचना के बाद होती है? पुलिस का प्रोसीजर क्या कहता है? हाँ, ये देखिए, कोई भी चीज जो जिम्मेदार व्यक्ति है, इसमें अंतिम में जाके विवेचक को ही कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है। सभी तरह के साक्ष्य ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में जो ह्यूमन विटनेसेस होते हैं, उसके हॉस्टाइल हो जाने के भी पूरे चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में सभी साक्ष्य वहां जो है, फॉरेंसिक साक्ष्य हैं, डिजिटल साक्ष्य हैं, सभी साक्ष्य मॉडर्न तरीके से एकत्रित किए जा रहे हैं ताकि कोर्ट में हम उस चीजों को प्रॉपर तरीके से रखें। और आज ही जाके स्थिति वहां कानून व्यवस्था की सामान्य हुई है, तो हम आगे की कार्रवाई भी अब करेंगे और बहुत जल्द ही हम इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी करेंगे। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था 8 दिन के अंदर एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम पहुंचेंगे, तो क्या 8 दिन अब जब पूरे होंगे तब तक मोटे तौर पर इसकी विवेचना हो चुकी होगी? प्रशांत जी, देखिए, जो हमारी जवाबदेही है कानून के प्रति और जो कोर्ट के प्रति, हम उसके प्रति सजग हैं और हम इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शासन स्तर से भी इस संबंध में निर्देश मिले हैं और स्पष्ट निर्देश मिले हैं। तो इस प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी होगा और समय रहते ही हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। खबर यह है और किसानों का यह आरोप है, आपके पास प्रथम दृष्टया पुलिस से क्या जानकारी है? जो तिकोनिया गांव है उस पर जो ये हादसा हुआ है, इसमें आरोप किसानों का यह है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने वहां पर गोली चलाई। क्या इस तरह की कोई जानकारी पुलिस के पास है? ये चीजें जैसा मैंने बताया कि पोस्टमार्टम भी हुआ है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। हम लोगों ने एक नंबर भी पब्लिक डोमेन में दिया है तथा एक अपना ईमेल आईडी भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इस घटना से संबंधित कोई भी साक्ष्य, वीडियो, ऑडियो हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे और उसके बाद से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त ऐसे भी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि दूसरे जगह की वीडियो को इस घटना से जोड़ के भी लोग अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी आगाह किया गया है कि इस तरह के चीजों से बाज आए, वरना उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो एक ये जटिल प्रक्रिया है, संवेदनशील मुद्दा है। इसमें कोई कार्य ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि जल्दीबाजी में हो, जिसको लेके बाद में कोई एम्बैरेसमेंट कोर्ट या कचहरी में पुलिस को झेलना पड़े। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चूंकि ये हिंसा उनके खिलाफ जाएगी, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। क्या दबाव में काम कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? जब शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया है ट्वीट करके कि इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है और जो अपराधी है या जो आरोपी हैं जिन्होंने ये घटना की है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी है, तो मैं दीपक जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वेट करें और समय आने पे सभी चीजें साफ हो जाएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी, आपने हमें बताया कि किस तरह से आगे की विवेचना चल रही है और विवेचना के आधार पर, यानी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किसकी गिरफ्तारी होनी है या किसकी गिरफ्तारी नहीं होनी है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस तय करेगी। 8 दिन का वक्त दिया है
ताकि दोषियों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया जाए। ये वादा उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसान संगठन और जो पीड़ित किसान परिवार हैं उनको किया है। इसी पर आगे बात करने के लिए मैं अपने साथ पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मित्र आशुतोष हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी हैं, मेरे साथ थोड़ी देर में रमणीक मान साहब जुड़ेंगे जो कि एक किसान हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से गुरदीप सप्पल साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं, किसान नेता, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता। सबसे पहले सप्पल साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी आप पर यह आरोप लगा रही है कि राहुल और प्रियंका का वहां पर जाना आपस में एक दूसरे की कंपटीशन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप लोग लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। कैसे जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप का? दीपक जी, जो घटना घटी लखीमपुर में, जो हत्याएं हुई, वो कोई चोरी डकैती का मामला नहीं था। वो कोई किसी की व्यक्तिगत रंजिश की वजह से नहीं हुई थी। ये हत्याएं इसलिए हुई क्योंकि मोदी सरकार की जो किसान नीति का विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई और उनकी हत्या हुई। ये एक पॉलिटिकल मर्डर है, ये कोई मामूली मर्डर नहीं है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी जो प्रक्रिया है, पहले मंत्री का भाषण, फिर मंत्री की कार, मंत्री का बेटा, इसलिए मंत्री की सरकार की जांच नहीं चल सकती है। यह बड़ी सीधी सी बात है कि जिन्होंने भड़काया, जिन्होंने पूरे कांड को अंजाम दिया, वही जांच करेंगे। क्या ये इस देश में इंसाफ का यही तरीका रह गया है? इसलिए इसको आप टूरिज्म कहिए, इसको आप जो मर्जी कहिए, लेकिन इस देश के अंदर ये बड़ी विडंबना हो गई है कि अब भड़काने वाले भाषणों को शांति भंग नहीं करना माना जाता, बल्कि जो लोग बेचारे मजबूर हैं, जिनके घर के लोगों की जान गई है, उनके साथ खड़े होना, उनके संघर्ष में साथ देना, उनके आंसू पोंछना, इसको आप गलत मानने लगे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन ये देखिए कि कम से कम इस देश में अभी भी ये संभावना है, अभी भी ऐसी पार्टियां मौजूद हैं जो वक्त पे लोगों के साथ खड़े होकर संघर्ष करना जानती हैं। इसलिए बीजेपी चाहे जो कहे, पूरी जनता को मालूम है कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, पूरी जनता को मालूम है कि मोदी जी की नीतियों का विरोध ये किसान कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी जान गई, और उनके मंत्री की वजह से, उनके मंत्री के बेटे की वजह से जान गई है। ये पूरा देश जानता है। ठीक है शाजिया, आप पर आरोप है कि आपके मंत्री के भड़काऊ भाषण और उनके बेटे ने ये हरकत की है जिसके वजह से किसान हलकान हुए, उनकी जान चली गई। क्या मंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए? क्योंकि इस्तीफा नहीं हुआ है, ना ही बीजेपी ने मांगा है उनसे इस्तीफा। नहीं, ये कौन कह रहा है? इसका क्या, ये कौन कह रहा है कि मंत्री का बेटा इसमें शामिल है? ये नामजद एफआईआर कह रही है, जो एफआईआर हुई है वो कह रही है कि आशीष मिश्रा ने उर्फ मोनू ने किसानों पर अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी। ये एफआईआर कह रही है और गोलियां एफआईआर कह रही है, लेकिन जो चश्मदीदों के जो बयान है वहां पे जो आए हैं, बाकायदा उसमें कहा गया है कि किस तरह से मारपीट हो रही है उनके साथ, और ये भी दिखाया गया है कैसे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, और ये भी, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है, ये भी देखा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, किसान भी चैलेंज नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका वो भी चुनौती नहीं दे रहे हैं और समझौता हो गया है। तो सिर्फ इस वक्त पॉलिटिकल गिद्ध बनकर वहां पे आना और उसको मामले को सिर्फ राजनीति करना, क्योंकि हर तरह से ना तो कोई राजनीतिक आधार है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, हम देख रहे हैं, और सिर्फ इसमें ये राजनीति करने के लिए इस वक्त आना जरूरी है। हम जानते हैं कि जो हुआ है कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपको क्या लगता है जो कार्यकर्ता भाजपा के जो मारे गए हैं, तो उसके लिए क्या दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, जिन्हें पीट पीट के मारा गया है, जो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मौजूद थे रिसीव करने के लिए? और ये वीडियोस भी सामने आए हैं कि जो, और ये भी जांच का पूरी तरह से पूरा मामला है, क्योंकि अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ है। एफआईआर तो दर्ज हुई है, और एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि किसी तरह से यूपी की पुलिस किसी भी तरह का वो नहीं कर रही है भेदभाव। बावजूद इसके कि प्रमाण इसका है कि तेनी जी का बेटा वहां पे मौजूद नहीं था, बाकायदा एक फंक्शन में था, तब भी एफआईआर की गई है। यानी कि पूरी तरह से जो कुछ कहा गया जा रहा है विपक्ष के तौर से, वो साफ जाहिर है कि वो उसके बावजूद भी, इस तरह की ये प्रमाण होने के बावजूद भी अपनी ही सरकार
में जो यूपी के जो तेनी है, जो MOS है फाइनेंस, उनके बेटे का नाम अगर आ रहा है तो उनका नाम भी साफ जाहिर है। ये साफ दिखाता है कि किसी भेदभाव के बगैर यूपी प्रशासन काम कर रहा है। और ये सीधे आशुतोष के पास चलते हैं। शादी, आपने अपनी बात कही, इसी का काउंटर आशुतोष से लेते हैं। आशुतोष, निष्पक्षता की बानगी ये है कि आशीष मिश्रा का नाम FIR में है, बीजेपी ये तर्क दे रही है, जबकि उनकी प्रेजेंस दंगल के अंदर मौजूद थी, जिसके वीडियो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर प्रेस के सामने भी रखे और जनता के सामने भी रखे। क्या कहेंगे आप? 5 बातें हैं दीपक। पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोगों को साथ पता होगा कि वहां से जो दंगल का इलाका है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यानी इस घटना को अंजाम देकर आप 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच सकते हैं और आप ये छद्म क्रिएट करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि पूरे समय की कोई रिकॉर्डिंग कभी होती नहीं। देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो महत्वपूर्ण बात है कि उनके पिताजी की मौजूदगी, और मेरा अपना मानना यह है कि इसमें ज्यादा बड़ा आरोप उनके पिताजी के ऊपर है। 5 चीजें हैं। पहली बात यह है कि अगर आपको ध्यान होगा तो आज से 1 हफ्ते पहले उनके पिताजी ने एक भड़काऊ भाषण दिया था, जो केंद्र के अंदर मंत्री हैं। इसी तरीके का भड़काऊ भाषण कफील खान ने दिया था, जो उनके पर आरोप लगा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे भड़काऊ भाषण देने के बाद न केवल भाषण दिया गया, बल्कि उस भड़काऊ भाषण के खिलाफ वहां किसान भड़के और उन्होंने जाके काला झंडा दिखाने की कोशिश की। यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों है। तो कायदे से मंत्री महोदय के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके बेटे अभियुक्त है, FIR दर्ज है, तो वो एक एक्यूज्ड हैं। हार्बरिंग द एक्यूज्ड इज आल्सो अ काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, उसमें भी उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। तीसरी बात, वो मिनिस्टर होने के बावजूद वो अपने बेटे के पक्ष में एविडेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो एविडेंसेस को मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरी FIR उनके खिलाफ, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। चौथी बात, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है। इसका मतलब यह है कि जो सारी एजेंसीज उनके अंडर या उनके डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रही है, तो उनके रहते हुए एक क्रिमिनल मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो सकती है? यह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए भी उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। और आखिरी बात, वो पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 5 मामलों पर अगर देखा जाए तो, और फिर उनका बैकग्राउंड आप देखिए, उनके खिलाफ अभी भी वो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक क्रिमिनल मर्डर के मामले में 2018 से एक जजमेंट रिजर्व है, वो जमानत पर हैं। ऐसा शख्स पहले तो MOS कैसे अपने पद पर, और दूसरा उनके रहते हुए इन्वेस्टिगेशन साफ कैसे हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। अगर देश में कानून का शासन है, कफील खान के खिलाफ अगर FIR दर्ज हो सकती, गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर इन मंत्री महोदय के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। सीधे शाजिया से इसका जवाब ले लेते हैं। शाजिया, मुझे बताइए, मंत्री महोदय के खिलाफ FIR क्यों नहीं? आशुतोष ये कह रहे हैं। और जो दूसरा उनका सवाल है वो ये है कि भाई मंत्री जी तो हिस्ट्री शीटर हैं, आदतन अपराधी हैं, उनको गृह राज्य मंत्री कैसे बना दिया सरकार में? तो ऐसे तो आपका कोई भी मंत्री बचेगा नहीं, मतलब कोई भी मंत्री बचेगा नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब उनके बेटे और जो उनके साथी मारे गए और पर इल्जाम है, तो उनके मंत्री पर, उनकी मंत्री बनने पर और उनकी चार्जशीट पर क्या ताल्लुक है, मुझे समझ में नहीं आया। ये क्या लॉजिक दे रहे हैं? आई थिंक बहुत कंफ्यूज है आशुतोष जी, क्योंकि मंत्री महोदय तो वहां पे मौजूद भी नहीं थे, तो और उनके बेटे भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको कुछ कहना है क्योंकि मंत्री जी के जो बेटे, क्योंकि सारा मामला सामने आ गया है, मंत्री जी के बेटे थे नहीं और मंत्री जी के बेटे के कॉन्वॉय की अब बात हो रही है, तब इन्होंने पूरा पलट दिया है सीन। अब पहले तो मंत्री के बेटे को लेकर थे, अब भड़काऊ भाषण जो 1 हफ्ते पहले दिया गया था, अब बात उसमें आ गई है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उसमें होने वाला है नहीं कुछ। और इतनी बेवकूफ लग रही है प्रियंका गांधी जी बेचारी, जो पहुंच गई है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, और हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो मंत्री जी थे ना उनका बेटा था। तो आप कह रहे हैं क्योंकि मंत्री जी ने पहले भड़काऊ भाषण दिया था 1 हफ्ते पहले, और बहुत साल पहले कोई उन्होंने चार्जशीट है, तो उसके हिसाब से अब ये तो कोई बात बनी नहीं भाई साहब, इसका कुछ ताल्लुक इस पूरे वाकये से नहीं है। इस वाकये से बहरहाल एक चीज का ताल्लुक है, और वो वीडियोस हमने देखे हैं, किस तरह से इंसान वो बैठा हुआ था और हाथ जोड़े हुए था और कह रहा था कि हमें नहीं मारो, और कह रहे थे तुम्हें तेनी ने भेजा है, बोले हमें भेजा था देखने के लिए वहां पे क्या हो रहा है। और ये हाँ, वो भी देखा वीडियो हमने, सुनिए और ये देखिए कैसे गिद्ध लोग हैं, और फिर कैसे मार मार के क्या है, और ये कोई भूल नहीं सकता कि देखिए
कितने ये किस तरह के लोग हैं और कैसे मामले को बदल रहे हैं कि पहले तो बेटे को किसी तरह से उसका नाम डालो, फिर बेटा का तो प्रमाण आ गया सामने, बेटे का नाम सामने आ गया तो पिता पर किसी तरह से करो, किसी तरह से मामले को डिफ्लेक्ट करो कि वहां पे उपद्रवी मौजूद थे, बॉर्डर एरिया में दंगा फसाद की पूरी तैयारी थी, वहां पे लोग जो है बाकायदा एक फसाद करने के मूड में थे, पूरी तरह से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत वो लोग आए थे और एक बहुत बड़ा हंगामा करना चाह रहे थे। ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को, ये खतरा है आंतरिक सुरक्षा पर खतरा। जगतार सिंह जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, गुरदीप सप्पल से जवाब लूंगा क्योंकि प्रियंका गांधी पर आरोप लगा है। रुक जाइए शारदा जी, आपने अपनी बात कही, लेकिन उससे पहले राहुल मौर्य इंदौर से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी कांड पर? सर, सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश हमें यह बताता है कि हमें यहाँ पर कुछ कहने का, कुछ सुनने का, हमें विरोध करने का, सभी चीजों का हक है, अपनी बात रखने का। और साथ में हम एक ऐसे देश में रहते हैं क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से आते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर कहीं पर कुछ हादसा हुआ है तो उसे हम राजनीति से अलग कर दें, क्योंकि हर वक्त राजनीति नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी ये चीज है कि जिस तरह से सरकार हो या फिर विपक्ष हो, विपक्ष कम से कम आपने देखा है जिस तरह से पूरा मीडिया दिखा रहा है कि 72 घंटे तक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चलता आया है। ये पॉलिटिकल ड्रामा, मतलब इसकी जरूरत क्या है समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से इसकी जरूरत क्या है पॉलिटिकल ड्रामे की, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या एक हादसे को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रखा जा सकता? सप्पल साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन सप्पल साहब ये भी बताइए, आप लोग किसानों के हक में खड़े हो गए, खड़े भी होना चाहिए, लेकिन उस आदमी का क्या जो हाथ जोड़ रहा था, बोल रहा था मुझे मत मारो, मुझे गाड़ी चढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया, उन लोगों का क्या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मंत्री जी के समर्थक थे जिनको डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया, उन लोगों का क्या उनके लिए कोई संवेदना नहीं? उस पत्रकार का क्या जिसकी जान चली गई, जो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में था? दीपक जी, मुझे जवाब पूरा करने दीजिएगा। आपने 2 सवाल पूछे और एक शाजिया जी ने वहाँ। पहले तो शाजिया आलमी जी को ये मालूम होना चाहिए कि उनकी स्क्रिप्ट में बहुत झोल है। जब ये घटना घटी तो पूरे चैनलों पे खबर चली, सब चैनल्स पे ये खबर चली कि मंत्री जी के बेटे पे जानलेवा हमला हुआ। फिर बाद में वो खबर बदल गई और बोला कि वो कुश्ती देख रहे थे। फिर वो बाद में खबर बदली और हुआ कि FIR हुई कि वो वहाँ पे मौजूद थे। और अब ये लीपापोती पूरी हो रही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ी भी है, वीडियो भी है। और ये शाजिया जी को भी और जितने भी लोग हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी दिल और संवेदना बची है, अगर उन्होंने वो वीडियो देखा है जिसमें किसान आराम से जा रहे हैं, कोई हंगामा नहीं है, चहलकदमी करते हुए जा रहे हैं, और पीछे से एक गाड़ी आती है, पीछे से गाड़ी आती है और रौंदती चली जाती है। दुनिया ने ये दृश्य और भी देशों में देखे हैं दीपक जी। टोरंटो में हुआ था, नीस में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। पूरी दुनिया ने एक स्वर से इसकी भर्त्सना की थी कि ये आतंकवादी घटनाएं हैं और आप इसको कत्ल भी नहीं मानोगे। पूरी दुनिया ने सारे वीडियो देखे। बारे में ये बात भी नहीं करोगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, करेंगे उसकी भी बात मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर आप बोलेंगे तो कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको प्लीज, कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपको नहीं बोलने दूंगा अगर आप बोलेंगी बीच में, तो आप पूरी बात पूरे करने दीजिए, वरना आप नहीं बोल पाएंगे इस शो के ऊपर। गुरदीप वो खामोश है। सप्पल साहब बोलिए प्लीज। दीपक जी, हम जिस फिलॉसफी को मानते हैं दीपक जी, कांग्रेस पार्टी जिसको मानती है, उसमें हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, हर व्यक्ति की जान की बराबर कीमत है, राइट टू लाइफ। उसमें चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे वो बीजेपी का विरोधी हो। ये बीजेपी है जिसने आज जाके एक सेकंड FIR कराई है किसानों के खिलाफ। ये बीजेपी है जिसने कि मृतक लोगों में अपने लोग चुन लिए और दूसरों को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है। ये बीजेपी है जिसने पिक एंड चूज किया है। हम बात क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी वहां गई, शाजिया जी एक महिला है, वो जानती हैं कि महिलाओं को रात के टाइम गिरफ्तार नहीं करते, वो जानती हैं कि बिना वारंट के कोई गिरफ्तार नहीं होता, वो जानती हैं कि बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए 24 घंटे ज्यादा नहीं रह सकते हैं। ये कौन सी सरकार है जहां पे ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन चलती है, ना कानून का राज चलता है, जो मनमर्जी आती है वो चलती है। और ये इनको मालूम होना चाहिए। आपके एक दर्शक अभी राहुल ने बोला, मैं राहुल जी आपको बता दूं कि इस देश के अंदर मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? सबका हनन किया, राइट टू लाइफ आपने छीन लिए, वहां पे लोगों को कुचल डाला। राइट टू लिबर्टी कि कोई जा नहीं सकता है वहां पे। नहीं, ये प्रूफ नहीं हुआ किसने किसको कुछ लाया है। जब गांधी जी चंपारण के आंदोलन में गए थे,
जब ठीक है। गांधी जी चंपारण के आंदोलन में गए, ठीक है, कंक्लूड करिए सब्बल साहब 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। मैं रमनीक मान, जगतार सिंह बाजवा और बाकी लोगों मुझे के पास किसी जाना की है। इजाजत नहीं चाहिए, ये मेरा देश है। जी गांधी जी ने ये बोला, ये मेरा देश है, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। और इसी वजह से संविधान के अंदर ये अधिकार है कि कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। राजनीति करो। गांधी जी इसके खिलाफ थे। और ठीक है, मैं सीधे रमनीक मान साहब के पास चलता हूँ। रमनीक मान साहब, अगर जिस तरह की कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका राइट टू प्रोटेस्ट भी छीना गया, राइट टू लाइफ भी छीना गया, और उनके जो राइट है कि भाई रात में एक महिला की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उन फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप उनके तरफ से सहमत हैं? चाहिए, ये भी एक फंडामेंटल राइट है वहाँ के लोगों की सिक्योरिटी के लिए। प्लीज भड़कानी चाहिए, शाजिया जी, भड़काना चाहिए। शाजिया रुक जाइए ना, एक मिनट, एक करके। रमनीक मान जी, से हिंसा भड़कती है, भड़काने वाले भाषण से हिंसा भड़कती है। जब चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि लठ उठा लीजिए, उससे हिंसा भड़कती है। आंसू पोंछने से हिंसा नहीं भड़कती है। सर रमनीक मान जी, सब्बल साहब आपने कह लिया। रमनीक मान जी, सब्बल साहब प्लीज, सर प्लीज, थैंक यू। देखिए, मैं 2-3 बातों का यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूँ। पहले मैं उत्तर दूंगा सब्बल साहब की बात का, फिर मैं मुद्दे पे आता हूँ। सब्बल साहब ने चंपारण के मूवमेंट की बात करी, आप 84 भूल गए? आपकी सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, अभी आप कह रहे हैं डंडे उठा लीजिए, उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और जब धरती हिलती है तो दिल्ली में सिखों के गलों में टायर डाल के जिंदा जला दिया जाता है। ये आप कहना चाहते हैं? आप राइट टू लाइफ की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है राइट टू लाइफ बात करने का। कंटेक्स्ट में बात करो। आप कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना। आप लेके गए मेरे को चंपारण, कौन लेके गया? आप लेके गए ना। कहां बात कर रहे हो आप? कहां की बात? 84 पे ले गए। विवेक जी आ रहा हूं आपके पास, शांत हो जाइए। विवेक जी आ रहा हूं आपके पास। राइट टू लाइफ नहीं। अब लखीमपुर आओ, लखीमपुर आ जाओ, लखीमपुर आ जाओ। आपको मैं 2 बातें बताता हूं। और शाजिया जी, पहले मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ एक वीडियो, अरे आपको जवाब मिलेंगे मेरे हजूर सारे, जरा संयम बना के रखिए, मैं देता हूं जवाब। आपने बात करी लखीमपुर के अंदर एक वीडियो की, आपने दूसरे वीडियो की बात क्यों नहीं करी? सबसे पहली बात तो यह कि रास्ता किसी का रोकना नहीं चाहिए, और अगर किसी ने रास्ता रोका है तो गाड़ी चढ़ाने का अधिकार नहीं है, और अगर गाड़ी चढ़ गई तो किसी को लाठी मार मार के उसकी जान लेने का अधिकार नहीं है। इस सारे प्रोसेस में 8 भारतवासियों की जान गई है। कोई उनको बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है, कोई उनको किसान बताता है, ये कोई नहीं बोलता कि 8 हिंदुस्तानी मारे गए, उसके पीछे के कारण क्या थे। और किसी को तकलीफ है दूसरी एफआईआर दर्ज होने पे, लाख बार हो तकलीफ, आपको तकलीफ हो, लाख बार हो, दूसरा पर्चा दर्ज होना चाहिए था। जब वहां पे लिंचिंग होगी तो उसके ऊपर आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। और आप किसानों के हितैषी बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के मेरे प्रवक्ता साथी। भैया मेरे को एक बात बताइए, हनुमानगढ़ में लाठियां मार मार के सिर खोल दिए किसानों के, आपको वो नहीं दिखे? आप लोगों का जो एक रोहित वेमुला के समय से ये जो एक वल्चर टूरिज्म शुरू किया है ना आपने, ये गिद्धों की राजनीति जो शुरू करी है, प्लीज उसको जवाब ले, मेरे देश को बख्श दीजिए। आपकी राजनीतिक रोटियां सिके न सिके, हिंदुस्तानियों की जान जा रही है। और सुनो, मैं बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष जी कह रहे थे कि वो 5 मिनट का रास्ता है, दीपक जी जवाब ले लीजिएगा। ये हो गया वो। अरे आशुतोष जी, आप तो आशुतोष नहीं, आप तो शेरलॉक हो, आप शेरलॉक हो। मैं आशुतोष जी ऐसे मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको देश के कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा है या नहीं, उस बात का उत्तर दीजिए। यदि भरोसा है तो इन्वेस्टिगेशन हो लेने दीजिए, मंत्री पुत्र हो, मंत्री हो, कोई हो, बराबर टांगा जाएगा। आप इन बातों को उल्लेख करेंगे ना कि उनके ऊपर यह पर्चा दर्ज है, तो ऐसे तो यह कांग्रेस पार्टी के दोनों शीर्ष नेता जमानत पे बाहर है। ये कौन सा जमानत पे नहीं है? राहुल गांधी कहां से होगा? जमानत पे है। देखिए, बात करें आप मुद्दे की, आप सिर्फ ये बता दीजिए, इस पे जवाब ले लीजिएगा। गुरदीप जी, मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मुझे पहले विवेक और जगतार जी के पास जाना है। किसने दिया अधिकार? आप ये भी बताइए, 1 मिनट, ये बताइए, तेजेंद्र सिंह विर्क रामपुर से 250-250 किलोमीटर दूर से लोगों को गाड़ियों में ढो के ला रहे हैं लखीमपुर के अंदर। लखीमपुर के अंदर जिस जगह ये घटना हुई है, वहां पे कितने लोग बाहर के थे? और जो 4 मृतक है, चारों में से कोई एक स्थानीय था? बताइए। कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 100 किलोमीटर दूर, कोई 250 किलोमीटर दूर से आ रखा है। क्या अंदर का हो या बाहर का हो, गाड़ी से कुचलने का अधिकार गाड़ी लेकर के लोग। साहब एक के ऊपर एक बात बोलिए, जगतार जी, विवेक जी, कंप्लीट करिए। रमनीक मान जी, ये मान साहब सिर्फ झूठ बोलने आते हैं। प्लीज, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं किसानों के खिलाफ मैं कंक्लूड भी है। एक मिनट, शाजिया जगतार जी के पास जा रहा हूँ। रमनीक जी कंक्लूड करिए, मुझे विवेक जी और जगतार जी के पास जाना है। 1 मिनट, जिन्होंने सुनो,
जिन्होंने, जगतार जी इस बात को मानेंगे, जिन लोगों ने 4 लोगों को डंडे लाठी मार के मौत के घाट उतार दिया वो किसान नहीं हो सकते। आप लोगों ने जिन लोगों ने 4 लोगों को डंडे लाठी मार के मौत के घाट उतार दिया वो किसान नहीं हो सकते। भैया मंत्री के बेटे के बारे में भी 2 शब्द बोल दो। सीधे विवेक जी बात जी सुनिए। जगतार जी रुक जाइए। गुरदीप जी मुझे जगतार जी और विवेक जी के पास जाना। विवेक जी मेरा सवाल सुनिए। विवेक जी मेरा सवाल सुनिए। जब अखलाक और पहलू खान की बात होती है तब तो आप लिंचिंग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो लिंचिंग लखीमपुर खीरी में लोगों की हुई, किसी ने जीप चढ़ाई, में उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई में वहां पर लिंचिंग हुई है, टीवी पर तस्वीरें हैं कि डंडे मार मार के लोगों को मार दिया गया, जान ले ली गई, उस पर आप जैसे लोग क्यों पहुंचे? कहां गए मानवाधिकार? आप सुनिए, कहां गए मानवाधिकार बताइए। हम बिल्कुल बोलेंगे। आप सुनिए, आप साफ साफ सुन लीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुई है, स्टेट स्पॉन्सर्ड, जिसमें नरेंद्र मोदी को गुजरात से शुरू हुए, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सुनिए और चुप कराइए, बोलने दीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। मंत्री का बेटा अक्यूज्ड है, वहां पे लिंचिंग होती है, आपने अरेस्ट नहीं किया, रिमांड में नहीं लिया। आपका रिमांड जेएनयू के बच्चों के लिए, सुनो, आपका रिमांड आपका रिमांड सबके लिए, लेकिन मंत्री के बेटे ने आप बताओगे कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? और इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। लाल झंडे वाले बताएंगे, ये लाल झंडे वाले बोलने दो जरा मेरे को। लिसन टू मी नाउ। आप बताएंगे मंत्री के बेटे को मत बचाइए, मंत्री को बेटे की अनुमति किसानों को किसने दी? लिंचिंग की अनुमति शांतिपूर्ण आंदोलन में किसने दी है बता दीजिए। नहीं कोई किसान, आप भी तो झंडा बरदार है, लेफ्ट के लोग ही तो किसान आंदोलन के झंडा बरदार है, बताइए ना। सरकार है, उसको पता है मुख्यमंत्री योगी को कि इलेक्शन हारेंगे। अरे लिंचिंग की बात का जवाब दीजिए ना विवेक जी। लिंचिंग का जवाब नहीं है। आप जैसे लोगों ने लिंचिंग को कैसे जायज करा दिया जो किसानों ने किया? वरना इतनी लिंचिंग का जवाब दे रहा हूं मैं। लिंचिंग को कोई जायज नहीं ठहरा रहा, लिंचिंग को जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस जो मंत्री के बेटे ने करी है शर्मनाक है। और आप इन्वेस्टिगेशन उसी मंत्री से करवा रहे हैं, ये डबल शर्मनाक है। दंगा कराया है। और ये सुन लीजिए, लाला लाजपत राय के शरीर पे जब लाठियां बरसी थी तो कहा था कि ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन की आखिरी कील है। और यहाँ किसानों के ऊपर जितनी जीपें चढ़ाओगे, जितनी जीपें चढ़ाओगे, आप सबको रोकूंगा, मैं आप सबको रोकूंगा विवेक जी। आपने अपनी बात पूरी की, लिंचिंग का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं सबको बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा का स्वतः संज्ञान ले लिया है। कल खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जगतार सिंह जी, आप खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से, या इस बार भी आप कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना ही नहीं चाहिए? क्योंकि आप तो किसान आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी पीछे हट गए। गलत बात है दीपक जी, ये आप कोरिलेट मत कीजिए किसी भी विषय को। भारत के किसान भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, भारत की आपने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कहाँ मानी भाई? आपने मानी क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? बताइए। उस कमेटी में मेंबर कौन थे? वही लोग थे सर, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था ना। सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जगतार सिंह जी, बताइए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपका मानना सिलेक्टिव है, आपको अच्छा लगता तो आप मानते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑब्जर्वेशन है ये मान साहब बोल रहे कि आप लोग नहीं कीजिए। ये जो अभी उपदेश दे रहे थे, मेरी एक बार दीपक जी, मैं मेरी बात सुनिए, इसके बाद आपके पास जो है हंगामा करना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, बिल्कुल हंगामा, आप लोग दंगा, मेरी बात सुनिए। हंगामा करने वाली पार्टी आपकी है, आप हंगामा कर करके सत्ता में आए हो। आप लोग अभी ये भाई हमारा उपदेश दे रहे थे, 8 भारतीय दीपक भाई एक सवाल है, दीपक भाई एक सवाल है, ठीक है, सरकार से कुछ पूछेंगे मान साहब? जगतार जी, रमनीक मान आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। रमनीक जी पूछिए। रमनीक मान एक सवाल पूछना चाहते हैं। रमनीक जी पूछिए। एक सवाल है, उसके बाद मैं गुरदीप जी के पास जाऊंगा। जल्दी से पूछिए रमनीक जी। जगतार जी जवाब देंगे। 4 लोगों के कातिल किसान है क्या?
4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? मान साहब आपने कहा 4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? 8 भारतीयों की बात करिए, आप 8 भारतीयों की बात करिए। जिस सरकार के 8 भारतीयों में से 4 को तो आपने बता दिया, मंत्री का बेटा है। 8, मैं तो 8 की आपने आइडेंटिफाई किया था। सुनो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप बात नहीं सुन रहे। सरकार निकम्मी है या नहीं? साहब आप जोश में होश खो गए हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपने 4 लोगों का, सुनो, आपने 4 लोगों का आपने आइडेंटिफाई किया। आपने बोला मंत्री पुत्र और 3 बीजेपी के कार्यकर्ता आपने आइडेंटिफाई किया। मैं ये पूछ रहा हूं जो बाकी 4 लोग मरे उनके कातिल किसान थे क्या? एक धड़ा तो आपने बता दिया, बीजेपी के मंत्री के बेटे ये सब है, उन लोगों ने मारा। बाकी 4 के कातिल वो किसान है क्या? न्यायिक जांच की मांग की। बाकी 4 के कातिल किसान है क्या? किसानों ने डंडे मार के मांग की। अरे बात घुमाओ मत यार, गोल गोल मत घुमाओ। बाजवा साहब सीधा सवाल सीधा जवाब, बात गोल घुमाओ मत। मैं सीधा जवाब 4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? आप कोर्ट नहीं हो, 4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? 4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? बाजवा साहब हाँ या ना? उन 4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? 4 किसानों के उन 4 लोगों के कातिल किसान थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? उन 4 अरे सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता श्रीमान। श्रीमान आप 4 किसानों का सवाल के जवाब में सवाल नहीं होता। आपने 4 को आइडेंटिफाई किया, आपने पर्चा दर्ज करवाया, उसके अंदर नाम। चलो आप एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। मैं गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूं, तब तक ओपी शर्मा जी को तैयार करिए मेरठ से। रमनीक जी, जगतार सिंह बाजवा जी, अब आप एक दूसरे, आप एक ही बात रिपीट कर रहे हैं दोनों। गुरदीप सप्पल जी, कई आरोप लगे आप पर। पहला आरोप लगा 1984 का, दूसरा आरोप आप पर लगा कि नहीं आप तो राजनीति करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? क्या 1984 जो कह रहे थे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग है लखीमपुर खीरी में, तो क्या 1984 स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग नहीं था? यही सवाल उठाया अभी रमनीक मान ने। अरे व्यक्तिगत ना हो प्लीज, आरोप ना लगा। जगतार जी, रमनीक जी रुक जाइए। गुरदीप सप्पल की आवाज से। दीपक जी, आपने बहुत सीरियस सवाल उठाया, इसलिए इसका जवाब उतनी गंभीरता से देना है। लेकिन पहले छोटे सवाल का जवाब दूं, फिर इस पे आऊँगा। हनुमानगढ़ के अंदर जो हुआ, वो आंदोलन जो था, वो शायद मालूम नहीं लोगों को, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि केंद्र सरकार राजस्थान में धान की खरीद का टाइम तय नहीं कर रही थी और लोग ये आंदोलन कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर सरकार को, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे ताकि केंद्र सरकार जैसे पंजाब हरियाणा में धान की खरीद शुरू की है एमएसपी पे, वैसे ही वहां पे भी शुरू करे, हनुमानगढ़ में भी। और इस आंदोलन के बाद जिसमें धक्का मुक्की हुई, थोड़ी लाठी भी चली थी, उसके बाद अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पीयूष गोयल को रात को चिट्ठी लिखी ताकि किसानों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इसलिए ये बात की गई। ये वो आंदोलन केंद्र सरकार के खिलाफ था, वो राज्य सरकार के खिलाफ नहीं था। अब जो सीरियस बात है, क्योंकि आज सुबह से बात बोली जा रही है और अभी भी बोली गई, 1984 में दंगे हुए, उन दंगों का दर्द भी मैंने झेला है, खुद पर्सनली झेला है। बीजेपी की तरह दंगों पे गर्व करने की बात नहीं है। उस वक्त ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर थी, लेकिन उसके बाद ये भी सच है कि इस देश के अंदर सिखों के लिए दो सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है। एक भारत की संसद है और एक हमारा स्वर्ण मंदिर है हरमंदिर साहिब अमृतसर में। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलती मानते हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर भारत से माफ़ी मांगी और कहा कि हमारे टाइम पे गलती हुई, हम माफ़ी। और सोनिया गांधी ने जाकर हरमंदिर साहिब में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और माफ़ी मांगी। और सिखों के अंदर हम रोज़ अरदास करते हैं दीपक जी, ये आपको नहीं मालूम, जो सिख नहीं हैं, जो सिख हैं उनको सब मालूम है। अरदास के अंदर, प्रार्थना के अंदर हमारी एक लाइन आती है, सिखों को क्षमादान दो। क्षमादान क्यों? क्योंकि सिख बड़े दिल के होते हैं, क्षमा करने की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को भी इसलिए माफ़ किया जाता है क्योंकि अब जो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद देश के सामने आई, उस कांग्रेस पार्टी ने देश को 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर भी दिया, उस कांग्रेस पार्टी ने सेना चीफ भी दिए, उस कांग्रेस पार्टी ने DIG भी दिया। और जिस दिन वो कांग्रेस पार्टी दोबारा से नफरत की बात करने लगेगी, जिस दिन वो कांग्रेस पार्टी नफरत की बात, आप बीच में मत टोकिए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी नफरत की बात करेगी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी दंगों की बात करेगी जैसे RSS बीजेपी करती है, तो उतने ही कड़े तौर पे विरोध करूंगा जैसे आज मैं RSS का विरोध करता हूं। क्योंकि कोई भी इस देश के अंदर दंगा भड़काएगा, जो भी फिलॉसफी
उसके खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन ये बात समझना चाहिए बीजेपी को, जो बार बार ये बात कहती है बीजेपी के दंगों में आपने कही अपनी बात गुरदीप जी प्रभावी तरीके से कही। अब मैं आपको रोकता हूं, ओपी शर्मा मेरठ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। बनाए मुस्लिम को प्रधानमंत्री में चैलेंज करता हूं, ये बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले मैं इसका जवाब लूंगा। मेरे साथ राजेश चौधरी जो स्पोक्स पर्सन है उत्तर प्रदेश बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। क्या एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएगी बीजेपी? इसका जवाब लूंगा। लेकिन ओपी शर्मा मेरठ से मेरे एक दर्शक, उसके बाद आशुतोष के पास जाऊंगा। ओपी शर्मा जी क्या कहेंगे लखीमपुर कांड पे? जी, लखीमपुर कांड के बारे में आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है? नहीं, आपको क्या लगता है, क्या राजनीति है, क्या जानबूझकर किया गया, क्या जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी गई, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं एक एडवोकेट के नाते आपके मीडिया में जो आने वाली खबरें हैं उनको देख रहा हूं, और उन खबरों के हालात से आप देख रहे होंगे कि जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में आ रही हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मीडिया में आ रही हैं, उससे आप ये देख रहे हैं कि घटना किस तरह से हुई और क्या हुई। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो सामने तथ्य आया, वो मिस्टर अजय मिश्रा जो हमारे राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया जो वायरल हो रहा है आपके मीडिया में। कल भी मैंने देखा उसको टीवी पर, जिसमें स्पेशली कहा गया कि या तो ये किसान लोग सुधर जाएं, नहीं सुधरते हैं तो हम सुधार देंगे। ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा शर्मा जी, आपके लिए मेरे पास वक्त इतना ही था। सीधे मैं चलूंगा आशुतोष के पास। आशुतोष, क्या 1984 का मामला खत्म हो गया क्योंकि कांग्रेस ने माफी मांग ली, एक सिख को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया? गुरदीप ये आर्ग्यू कर रहे हैं, और उसके बाद जवाब लूंगा मैं रमनीक भाई से। देखिए, 1984 के दंगों के लिए कांग्रेस को अभी माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका एक पक्ष ये भी है कि उसमें आरएसएस के भी काफी लोगों का नाम था, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। तो ये दूसरी बात ये है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने एक काम तो किया कि 2002 के गुजरात दंगों की तरीके से उस पर गर्व नहीं किया है। और आज देश के एक बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने इस घटना के बाद कहा था हर क्रिया की एक बड़ी प्रतिक्रिया होती है। अगर उनका ये कहना सच था तो फिर ये बात लखीमपुर में क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? लखीमपुर में जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, उनकी पहचान होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि शांतिपूर्वक जो किसान चल रहे थे उनके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई हैं। अगर वो गाड़ियां नहीं चढ़ाई गई होती तो लिंचिंग का मामला नहीं होता। ये सच्चाई है, और इसको जो लोग सीधे रमनीक मान जी से जवाब ले लेते हैं। लिंचिंग के पीछे भी गाड़ियां चढ़ाना जिम्मेदार है आशुतोष, साफ तर्क दे रहे हैं रमनीक जी। देखिए, आशुतोष जी बड़ी जल्दी बात को बदलते हैं और बड़े मीठे मीठे तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। पहले मैं उत्तर देता हूं। मैं नाम लूंगा 3 पुरस्कृत किया जिनको कांग्रेस पार्टी ने 1984 में सिखों के नरसंहार के लिए। नंबर 1 पे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। नंबर 2 पे सज्जन कुमार, उनको निरंतर नहीं भैया, जो बात आएगी तो दूर तक जाएगी। आपको जवाब आपकी बात का भी मिलेगा, संयम रखिए। नानाजी देशमुख ने उनको पुरस्कृत किया गया, उनको केंद्रीय मंत्री बना के रखा। एक बात सुनिए, आप कई बार मेरा नाम लेके, अरे भैया सुनो, ये कई बार मेरा नाम लेके बोल चुके हैं। आपकी बात सुनने के लिए नहीं, आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया सर। आपको याद है कि नहीं याद है? अपनी बात कह ली, नानाजी देशमुख आरएसएस के बड़े नेता हुआ करते थे। आपने अपनी बात सुनी, मेरी सुनी, क्यों सुनो भैया? आप उसका जिक्र क्यों नहीं करते? सुनिए 1984 में जो नानाजी देशमुख ने चिट्ठी लिखी थी, उसका जिक्र आप क्यों नहीं करते? उन्होंने आशुतोष कंप्लीट करने दीजिए उनको, मुझे ब्रेक भी लेना है। आशुतोष भाई क्यों नहीं करते आप? भाई उसका भी जिक्र करिए ना, उसका भी जिक्र करिए जो चिट्ठी नानाजी खो रहे हैं भैया। अगर नहीं आप, अरे मेरे बड़े भाई, आप मानसिक संतुलन खो रहे हैं श्रीमान, आप मानसिक संतुलन खो रहे हैं। मेरी बात कहने दीजिए। असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप, हमेशा असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपके पेट में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है। नानाजी देशमुख आपका चिट्ठी का भी ध्यान रखिए का प्रयोग किया मैंने, मेरे को बता दिया। नानाजी देशमुख भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और साथ ही साथ आरएसएस के फाउंडर मेंबर्स में थे। मेरे और आपकी बात नहीं है। होंगे भाई, होंगे भैया, होंगे। रमनीक जी जल्दी कंप्लीट करिए। आशुतोष रुक जाइए प्लीज, आशुतोष प्लीज रुक जाइए। रमनीक जी कंप्लीट करिए, मुझे ब्रेक लेना है। मैं ये कह रहा हूँ आशुतोष जी, आपके पेट में दर्द होता है जब रमनीक सच बोलता है।
दूसरी बात, असभ्य भाषा अब आगे बात बोलने के आदी लखीमपुर हैं। की। आप बताइए मेरे को uncivilized भाषा कि बोलने के उस आदी हैं जगह और उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाना चाहिए। लखीमपुर में आपको उसी भाषा में जवाब भैया मिलेगा सुनो। अगर आप असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो। पर्सनल बताओ मेरे साथ आशुतोष अरे आप भाई, पर्सनल जरा हो रहे हैं, ज्यादा मैंने एक बार पर्सनल भी मत आपका होइए, नाम आपके लिया। पेट आप में दर्द पर्सनल हो रहा रहे है, हैं, कोई बात क्या नहीं, जरा असभ्य गोली भाषा खाइए का शांति इस्तेमाल से। नहीं करेंगे आप। अगर आप करेंगे तो उसी भाषा में अच्छा, जवाब कोई मिलेगा। व्यक्तिगत ना हो, दोनों व्यक्तिगत ना हो, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। रमनीत जी कंप्लीट करिए प्लीज। कोट करूंगा मैं कोट करूंगा आपको, मैं कोट करूंगा, मैं कोट करूंगा जी। जब मैं बात होगी तो मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे कि मेरे को ये बताओ कि लखीमपुर खीरी का कौन सा लोकल किसान था वहां पे? 4 मृतक हैं, गाड़ी के नीचे आने वाले 4 मृतक हैं। लोकल कौन है? एक 50 किलोमीटर दूर का, एक 250 किलोमीटर दूर का, 100 किलोमीटर दूर का। आप क्या कहना चाहते हो? अरे छोड़ो, तो रहने दो, झूठ मत बोलो भैया, झूठ मत बोलो। हाँ, मैं लखीमपुर में उस दिन नहीं था, मुझसे 3 दिन पहले मैं लखीमपुर। अरे झूठ बोलना इनका काम है, मैं मेलानी इनका काम झूठी बोलना तो है, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ ये। अरे भैया सुनो, इनका एक ही काम है, केवल झूठ बोलना। तुम्हारे पेट में दर्द होता है जब रमनीक मान सच बोलता है। तुम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उठा के देखो, मृतकों का एड्रेस देखो, कौन वहां का लोकल है बताओ, तुम बता दो। अच्छा, मैं यहीं पे रोकूंगा, मैं जगतार जी के पास भी जाऊंगा, राजेश जी के भी पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद में वापस लौटता हूँ।